नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में कुछ गजब सी पॉलिटिक्स हो रही है, जहां कांग्रेस के राजनांदगांव से प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उनके विरुद्ध एफआईआर होती है, फिर गिरफ्तारी का खतरा मंडराता है। उसके बाद भूपेश बघेल की अपनी पार्टी के नेता राम कुमार शुक्ला, जो कि पीसीसी डेलीगेट्स हैं, इन्होंने साफ तौर पर उन्हें भ्रष्टाचारी बताते हुए, महादेव सट्टा ऐप में संलिप्त बताते हुए उनकी टिकट वापसी की मांग की। और उसके बाद अपनी जान का जब खतरा बताया तो भूपेश बघेल का एक अजीबोगरीब बयान आया। वो बयान पैसे से जुड़ा हुआ है। आप दोनों ही बयानों पर गौर करें, जहां भूपेश बघेल साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि राम कुमार शुक्ला को पैसे चाहिए थे। ये पैसे वाली बात क्या है और किस तरह से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। उनके जो खिलाफ एफआईआर हुआ है, वो एफआईआर के कारण पूरे प्रदेश में लोकसभा की सीटें प्रभावित हो रही हैं। उनके खिलाफ करप्शन के आरोप लगे, इतने सारे करप्शन के आरोप हैं। EOW, ID सब ये लोग उनको नोटिस मिल चुका है और ये करप्शन से घिरे हुए हैं। इतने बाइट हो गए भूतपूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कि मुझे लगता है कि मुझ पे कुछ हमला हो सकता है। तो कम से कम मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूं, और वो लाइसेंसी रिवॉल्वर मैंने इसीलिए वापस मांगा है। क्या वो पैसों चाहिए इसलिए उसका कह रहा है, पैसों चाहिए इसलिए उसका कह रहा है। राम कुमार शुक्ला से कभी कोई विवाद नहीं। आमतौर पर लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जहां भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव हो या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों ही पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने 5 साल कांग्रेस की सरकार का आतंक को देखा है। पूरा लूट, भय, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, हत्याओं का लेखा जोखा पूरे देश में सबसे कीर्तिमान बनाने वाला बन गया था यह राज्य। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, आप सभी को, आप सभी का अभिवादन करता हूं। छत्तीसगढ़ की शानदार, जानदार, वतनदार जनता का अभिवादन करता हूं कि उन्होंने इस बात को पहचाना, भारतीय जनता पार्टी की वचनों पर, भारतीय जनता पार्टी के वादों पर विश्वास व्यक्त किया। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, सीबीआई जांच की अनुमति दी जा चुकी है, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगातार पहले ही शिकंजा कस रखा है। कुछ नई बातें सामने आ रही है। कोयला और शराब घोटाले के अलावा महादेव सट्टा और CGPSC जैसे तमाम मुद्दों की एक लंबी लिस्ट है। शायद यही कारण रहा होगा कि भूपेश बघेल अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें पैसा चाहिए। क्या यही हकीकत है? राम कुमार शुक्ला को पैसे चाहिए, जैसा कि भूपेश बघेल बता रहे हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि भूपेश बघेल पहले ही अपने विरुद्ध आवाज उठाने वाले अपनी ही पार्टी के नेताओं को स्लीपर सेल बता चुके हैं, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने भी तीखी टिप्पणी करते हुए कांग्रेस को आतंकी संगठन बताया। वो सारी बातें हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में पुरानी भूपेश बघेल सरकार से जुड़े कुछ पुराने घोटालों की फाइल निकलकर सामने आ रही है, जिसमें भारतमाला परियोजना की सड़क दुर्ग से नवा रायपुर तक बनने की है, जिस पर निर्माण हो रहा है। 92 किलोमीटर की सड़क में जिन गांवों का अधिग्रहण होना था, उन गांवों की जानकारी पहले की सरकार के अधिकारी, नेता और मंत्रियों को थी। वहां 4 गुना कीमत के मुआवजे के लालच में जमीनों के अधिग्रहण से पहले जिस तरह का बंदरबाट हुआ, जिस तरह से अपनी काली कमाई का इन्वेस्टमेंट बेनामी संपत्ति के रूप में किया गया, कुछ अनाम से लोगों को सामने रखा गया। अपने प्यून, ड्राइवर, माली, चपरासी और नाते रिश्तेदारों के अलावा ढेर सारे अड़ोसी पड़ोसियों के नाम पर भी जमीनें खरीदी गई। हमारे पास कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है, जिस पर सीबीआई का शिकंजा धीरे धीरे कसते जा रहा है। यही कारण है कि पुरानी भूपेश बघेल सरकार के करीबी मंत्री अब झटपटा रहे हैं, परेशान हैं। वो मौजूदा सरकार के मंत्रियों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे सब भ्रष्टाचार के केंद्र में हैं जो पुरानी सरकार के मंत्री थे। उनकी करीबी सौम्या चौरसिया, साल भर से ज्यादा का समय हो गया, वो जेल में है। भूपेश बघेल पाटन के जिस कुरुडी गांव के निवासी रहे, वहां भी आरोप लगे कि सौम्या चौरसिया ने उनके गांव के आसपास अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीन खरीदी की। अकेले अभनपुर तहसील में ही 330 करोड़ रुपए का मुआवजा बंटना था। इसे लेकर
पर 4 दिसंबर 2021 को भाजपा के पूर्व सांसद विधायक चंद्रशेखर साहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दिसंबर 2021 का समय वो था जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगभग सुस्त प्राय था। ऐसे विषम हालात में चंद्रशेखर साहू ही थे जिन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। तब कोरोना के दौर में भी उन्होंने अपनी बात को काफी मुखरता से रखा। भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ उस दौर में अखबारों में समाचार कम छपा करते थे। कारण जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, मीडिया के विरुद्ध जिस तरह का आतंकी व्यवहार भूपेश बघेल उसकी सरकार के द्वारा अपनाया जाता रहा। अनेक बेकसूर पत्रकारों को सिर्फ इसलिए जेल में बंद करवा दिया गया क्योंकि वो उस समय की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे। अब छत्तीसगढ़ में पुराने निजाम की रुखसती हो गई है तो धीरे धीरे वो फाइलें खुल रही है। यही कारण है न केवल भूपेश बघेल बल्कि बिलासपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव की भी हवाइयां उड़ी हुई है। उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वो कोल स्कैम मामले के आरोपी हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ईडी ने जो आरोप लगाए हैं, जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, वे बेहद मजबूत हैं। ये बात मैं इसलिए दावे से कह रहा हूं क्योंकि अदालत ने भी ऐसे सबूत और साक्ष्यों को सही माना है। तभी लाख कोशिशों के बावजूद देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत भी खारिज कर दी। ऐसे में यदि बीच चुनाव में देवेंद्र यादव और भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हो जाए तो उसमें स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की ओर से हो हल्ला मचेगा। आरोप लगाए जाएंगे कि सत्ता अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। ये आवाज सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि दिल्ली से भी उठाई जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाने के नाम पर 24 से ज्यादा विपक्षी संगठन इकट्ठा होकर जिन बातों को रख रहे हैं, वहां गौर करने वाली बात यह है, वहां राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल या जेल में बंद किए गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। आगे मैं उनकी बातों को सुनाऊंगा। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने रामलीला मैदान की इस रैली से पहले जो टिप्पणी की, उनके शब्दों को आपको गौर करना चाहिए। ये तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? हमारी ताकत आप सब, यहाँ भारत की 140 करोड़ की जनता है, जिनका बहुमत, जिनका हिम्मत, जिनका ताकत हम सभी को मिला है। विपक्ष की जिन आवाज को आप सुन रहे थे, वहां एक समानता आपने देखी होगी कि गांधी परिवार से राहुल गांधी और केजरीवाल परिवार से सुनीता केजरीवाल और सोरेन परिवार से कल्पना सोरेन, परिवारवाद की समानता वाले अनेक दल उस मंच में मौजूद थे। ये लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन देश की जनता जो पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है, खोज खोज कर अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों को सुना जा रहा है। लोग भी मजे ले रहे हैं और खूब समझ रहे हैं कि आखिर कितना बदल गए हैं अरविंद केजरीवाल। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। इस
इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली में उनकी पार्टी के कुछ लोग उतरे, उनके नाम की टी शर्ट और पॉम्पलेट लेकर लोगों को देने की कोशिश कर रहे थे। लोग किस तरह का बर्ताव कर रहे थे, शायद आपको भी दया आ जाए। देश के ऐसे बदले हुए राजनीतिक हालात में अंत में जाते जाते मैं एक बात कहूंगा, अंग्रेज और मुगल अपने साथ बाहर से सैनिक नहीं लाए थे, उन्हें भारत के गद्दारों पर पूरा भरोसा था। राजबोध के जनमन से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि राजनीति में ऐसे लोगों को आप पहचाने जो देश और समाज का अहित करते हैं। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।